हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। आशा करता हूँ सब कुशल मंगल होंगे। आज हम कर रहे हैं क्लास 6 की एनसीईआरटी हिस्ट्री की। उसमें चैप्टर नंबर 8 हमें आज करना है। और चैप्टर नंबर 8 से पहले एक बात आप समझ लीजिए कि अभी तक जो हमने शुरू किया है उसको अगर हम उसको एक टाइमलाइन पर देखें तो ये अगर एक लाइन है, टाइमलाइन उसको कहते हैं क्रोनोलॉजी। मतलब एक के बाद दूसरी घटना हुई है तो उस घटना को हम उसकी टाइमलाइन कहेंगे, उसकी क्रोनोलॉजी ले कहेंगे। ठीक। अब उसमें हम देखेंगे क्या कि हमने देखा कि यहाँ पर तो आपका था, ये था स्टोन एज देखा आपने, पाषाण काल। फिर आपने देखा मेसोलिथिक, नियोलिथिक और ब्रॉन्ज यानी कि हड़प्पन कल्चर। आपने हड़प्पा सभ्यता देखा, ये आपका जो है जो। फिर आपने वैदिक देखा, वैदिक। फिर आपने बौद्ध देखा, बौद्ध धर्म। फिर आपने महाजनपद देखा, महाजनपद, महाजनपद। फिर आपने देखा मौर्य, मौर्य। और मौर्यों के बाद आप जैसे ही, मौर्यों का जो टाइम पीरियड है वो लगभग 225 बीसी का है। और मौर्यों के बाद आप देखेंगे कि जब मौर्यों का काल चलता है 185 तक, 185 तक आपको मौर्य दिखाई देंगे। 185 बीसी, 185 बीसी आपको मौर्य दिखाई देंगे। हमने जस्ट चैप्टर जो अशोक वाला किया था वो मौर्य से ही संबंधित था। और आप इसमें देखें कि ये जो टाइम पीरियड है 185, यानी कि अगर हम यहां पर दूसरी लाइन ड्रॉ कर ले तो अगर हम लगभग 200 बीसी की बात कर लें, चलो मोटा मोटा 200 बीसी देख लिया हमने। और अगर यहां पर है जीरो, यानी कि यहां से एडी शुरू होता है, और यहां पर आपका गुप्त काल शुरू होता है लगभग 320 एडी, 320 एडी। यानी कि ये जो आप देखेंगे लगभग 500 550 साल का जो 185, 185 बीसी, ये जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड में इसको बोलते हैं उत्तर मौर्य, मौर्योत्तर। अब मौर्योत्तर काल में क्या है, इसको हम कहेंगे मौर्योत्तर, मौर्योत्तर। ठीक। ये मौर्योत्तर काल है जब। और मौर्योत्तर काल के अंतर्गत भारत की स्थिति क्या होती है कि अगर आप देखें, आप भारत की स्थिति को देखें तो भारत का जो, सपोज करो अगर ये भारत का पार्ट है, सपोज करो मैंने एक रफली मैप बना लिया भारत का, और इस टाइप से आप देखेंगे तो ये जो उत्तर पश्चिम भारत है, उत्तर पश्चिम भारत, ये वाला एरिया, इस एरिया में राजनीतिक हलचलें कुछ और होती हैं। यहाँ पर शुंग कर्ण ये आपको दिखाई देते हैं। यहाँ पर आपको दक्कन में सातवाहन दिखाई देते हैं। यहाँ चोल, ये संगम पीरियड, चोल, चेर, पांडे आपको दिखाई देते हैं। तो ये आप यहां देखेंगे कि भारत में बहुत सारी डायनेस्टी उभर कर आती है। लेकिन सबसे मेन जो है भारत में उत्तर पश्चिम का जो एरिया है वहां पर बहुत सारे विदेशी आक्रमणकारी आने शुरू हो गए। अशोक ने संभाल कर रखा था अफगानिस्तान को, एक तरह से कह सकते हैं द्वार था वो, अफगानिस्तान गेट था भारत में प्रवेश करने का विदेशियों के लिए। उनको, उन पर पहरेदार की तरह बैठा था अशोक। जैसे ही उसकी पकड़ ढीली हुई उस एरिया से, तो वहां से अटैकर आने शुरू हो गए। तो उसमें ग्रीक बैक्टीरिया से जो आए, इंडो ग्रीक आए, है ना। फिर शक आए, पहलव आए, शक, पहलव, और फिर कुषाण आए। तो यहां पर आप देखें तो ये बहुत बड़ा एरिया है जिसमें भारत सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से
आर्थिक रूप से बहुत बड़े ट्रांसमिशन में चल रहा था, ट्रांसफॉर्मेशन बहुत तगड़े से हो रहा था, भारत का बहुत ज्यादा हो रहा था। तो ऐसी कंडीशन को हम ये 500 550 साल का जो टाइम पीरियड है इसको हम देखते हैं, और ये जब तक ऐसी स्थिति रहती है जब तक गुप्तों का उदय नहीं हो जाता, यानी कि गुप्त काल नहीं आ जाता। तो इस जो हमारा अब चैप्टर चलेगा ये 8, हम इसमें इसी 500 साल जो मौर्योत्तर काल है उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बारे में डिस्कस क्या करेंगे, कैसे वहां गांव थे और कैसे वहां शहर थे। आइए शुरू करते हैं। ये है चैप्टर नंबर 8, और चैप्टर नंबर 8 में आप देखें कि ये कह क्या रहे हैं। ये कह रहे हैं कि भाई ये कह रहे हैं कि खुशहाल गांव खुशहाल गांव, खुशहाल गांव से मतलब कि गांव खुशहाल कब होगा। पहले सबसे पहले हम इस पर सोचते हैं, खुशहाल गांव, खुशहाल गांव कब होगा, जब गांव में प्रोडक्शन एग्रीकल्चर बहुत अच्छा होगा। एग्रीकल्चर अच्छा होगा तो वहां पर इकोनॉमिकली बहुत सारे चेंजेस आएंगे, बहुत ज्यादा उन्नति होगी, वहां पर हर किसी के पास काम होगा, शिल्प होंगे, ठीक। और गांव से गांव के जो इकोनॉमी होती है उसमें एक मूवमेंट आएगा, तो उसको कहेंगे हम खुशहाल गांव। दूसरा, फिर कहा समृद्ध शहर, जब गांव में फसल बहुत अच्छी होगी, गांव में किसानों को उनकी जो है संसाधन मिल जाएंगे फसल उत्पादन करने के, और उसके बाद शहर में व्यापार होगा, शहर में कला हो और संस्कृति का उद्भव होगा, शहर में आर्थिक क्रियाएं बहुत तेजी से बढ़ेंगी और शहरों का विस्तार होगा, और इसको कहेंगे समृद्ध शहर। तो आइए देखते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुए खुशहाल उस समय। ये 500 वर्ष, ये 500 वर्ष कैसे खुशहाली के थे, ये हम आज इस चैप्टर में देखेंगे। ये तो एक डिस्क्रिप्शन है, इसको आगे देखिए। इसमें कहीं देखा जाएगा कि जो लोहे के औजार और खेती, लोहे के औजार और खेती का क्या संबंध है। आप ये समझ लीजिए कि जैसे ही लोहा आया भारत में, जो लोहा है आज से लगभग 3000 साल पहले भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे के साक्ष्य मिलते हैं। और आपने वो देखा महापाषाण काल में भी, जहां बड़े बड़े कब्रें थी, पत्थरों की कब्रें थी, वो आपने देखा। वैदिक काल में क्या हुआ, चेंज आए, लोहे की फाल हुई, कृषि में चेंज आए, लोहे की कुल्हाड़ी बनी, वनों को काटा और कृषि का विस्तार हुआ, यानी कि उत्पादन भी बढ़ा और विस्तार भी हुआ। उत्पादन भी बढ़ा, विस्तार भी हुआ, टैक्सेस मिले किसको, राज्य को, राज्य बड़े बड़े बने और फिर साम्राज्य बन गए और फिर पूरा देश बना। अब इसके बाद आप देखें कि लोहे का कृषि से क्या संबंध है। बिल्कुल, लोहे ने कृषि में क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया। अगर देखा जाए तो ये बहुत बड़ा आविष्कार था, किसके लिए, कृषि क्षेत्र के लिए। लोहे का प्रयोग आज एक आम बात है, लेकिन उपमहाद्वीप में ये इंपॉर्टेंट है, उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग, उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग आज से लगभग 3000 साल पहले शुरू हुआ। ये इंपॉर्टेंट है और ये पूछा जा सकता है कि लोहे का प्रयोग कब हुआ, 3000 साल पहले। पाषाण कब्रों में लोहे के औजार और हथियार बड़ी संख्या में मिले हैं। बिल्कुल, आपने देखा था पाषाण में, इनाम गांव में आपने देखा है ना, पिछले चैप्टर में हमने देखा था, जहां बोलते थे कि जो कब्रें हैं वे क्या बताती है हमें। इसके करीब 2500 वर्ष पहले लोहे के औजारों के बढ़ते उपयोग का प्रमाण मिलता है। अब 3000 साल पहले लोहे के हमें साक्ष्य मिले, लेकिन 2500 साल पहले बहुत व्यापक स्तर पर लोहे का प्रयोग शुरू हो गया। अब जंगलों को काम क्या था, जंगलों को साफ करने के लिए कुल्हाड़ियां, जुताई करने के लिए हलों के फाल शामिल थे, और इसने क्रांति कर दी कहीं में कृषि में। कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए गए अन्य कदम, अब ठीक है, जुताई हो गई, वनों को काट के खेतों के लिए जगह बना ली, खेत बना लिए, खेतों की हल से जुताई हो गई, लेकिन पानी का कैसे करेंगे, सिंचाई का कैसे करेंगे।
वर्षा पर निर्भर है। अगर वर्षा पर निर्भर है और जहां पर सिंचाई होगी, उन दोनों फसलों में अंतर होता है। जब फसल को पानी चाहिए और उसको पानी मिल जाए तो वो बहुत उन्नति करती है, और जब उसको पानी चाहिए और पानी ना मिले, या जब उसको पानी नहीं चाहिए और बहुत सारा पानी मिल जाए, तो उसका क्या होगा, उत्पादन पर असर पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में हमने देखा है कि वहां पर सिंचाई की व्यवस्था होनी शुरू हो गई। इस टाइम पीरियड मौर्योत्तर काल में सबसे बड़ा अचीवमेंट क्या हुआ कि सिंचाई की व्यवस्था होनी शुरू हो गई। और सिंचाई की व्यवस्था कौन करते थे? राजा, राज्य। वो टैक्स लेते थे किसान से, लेकिन क्या करते थे? उनकी मदद करते थे, उनके लिए सुविधाएं उत्पन्न करते थे। और सुविधा में सबसे बड़ी सुविधा थी उनके लिए सिंचाई की सुविधा। और बहुत सारे साक्ष्य आपको देखने को मिलते हैं कि राजाओं ने वहां पर नहरें बनवाई, तालाब बनवाए, कुएं खुदवाए। तो ये सब क्या था? सिंचाई के साधन। इसमें राज्य को लाभ था, जितना उत्पादन होगा राज्य को उतना टैक्स मिलेगा और उतना ही राज्य विशाल हो जाएगा, उतनी बड़ी सेना रख सकता है। नेक्स्ट है इसमें सिंचाई। अब सिंचाई के बारे में क्या कहा इन्होंने? समृद्ध गांवों के बिना राजा और उनके राज्यों के बिना रहना मुश्किल था। जिस तरह कृषि के विकास में नए औजार और रोपाई महत्वपूर्ण थी, उसी तरह सिंचाई भी काफी महत्वपूर्ण सिद्ध हुई। और इस समय सिंचाई के लिए नहरें, कुएं, तालाब और कृत्रिम जलाशय बन गए। इस समय का मतलब ये मौर्योत्तर काल है। ये जो कह रहे हैं इस समय, इन्होंने इसको समय को खोला नहीं, लेकिन हम ये बताते हैं कि ये है मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल ये वो काल है लगभग 200 बीसी से लेकर 300 एडी तक। ये लगभग 500 वर्ष, ये मोटा मोटा हमने ले लिया, लगभग 500 वर्ष का काल ये मौर्योत्तर काल कहलाता है। और इसमें बहुत सारे विदेशी आक्रमण हुए और वो अपने साथ बहुत सारे टेक्नोलॉजी भी लाए और उन्होंने नई नई पद्धतियां शुरू की। उसमें एक सिंचाई भी है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसमें जो बताया गया है वो ये बताया गया है कि आप क्या करें, मिलान करें चार्ट में। ये बताइए कि क्या करता होगा राजा को सेना, महल, किले बनवाने के लिए धन चाहिए। धन कहां से आएगा? टैक्स से। टैक्स कैसे आएगा? जब कृषि में उत्पादन अधिक होगा, किसानों से आएगा। और वे कब होगा? जब सिंचाई संभव होगी। और सिंचाई कब संभव होगी? जब राज्य सिंचाई के लिए प्रबंध करेगा। और जब राज्य सिंचाई के लिए प्रबंध करेगा तो उत्पादन बढ़ेगा, अनिश्चितता खत्म होगी, फिर कृषि उत्पादन बढ़ा, राजस्व बढ़ा, और लास्ट में कृषक की सुनिश्चितता बढ़ जाएगी। किसकी? उनके इनकम की सुनिश्चितता बढ़ जाएगी। गांव में कौन रहते थे? अब सबसे बड़ा सवाल है, गांव में रहते कौन थे? जाहिर सी बात है, आप कहेंगे सर किसान रहते थे, लेकिन उनको भी तो कई तरीके से देखा जाता है। कोई बड़े किसान थे, कोई छोटे किसान थे, कोई मजदूर थे। तो इनको साउथ भारत, जो साउथ के स्टेट थे, तमिलनाडु, केरल, जो ये आंध्र प्रदेश, इस एरिया में जो आप देखते हैं वहां पर उनके लिए कुछ दूसरी टर्मोलॉजी है, और जो उत्तर भारत है उसमें दूसरी है। तो इसमें हम इन्होंने बताया है कि उपमहाद्वीप में, इन्होंने बताया कि उपमहाद्वीप के अंतर्गत आप देखेंगे दक्षिण और उत्तरी हिस्से के अधिकांश गांव में कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे। अब ये 3 तरह के कौन कौन है ये देख लीजिए। तमिल क्षेत्र में बड़े जो भूमि स्वामी होते थे उनको कहते थे विलल्ला। क्या कहेंगे उसको? विलल्ला। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्री में बिल्कुल पूछा जा सकता है और आना चाहिए, और मैचिंग में भी आ सकता है और डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं। बड़े भूस्वामी क्या कहलाते थे? विलल्ला। साधारण हलवार को क्या कहा जाता? उणवार। जो साधारण हलवार थे उनको उणवार कहा गया, और जो भूमिहीन मजदूर थे और उनको कैडेसियर, और जो दास थे उनको अधिमई। ठीक, भूमिहीन मजदूर और थे कैडेसियर, और दास थे अधिमई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लीजिएगा। देश के उत्तरी हिस्सों में गांव का जो प्रधान होता था उसको बोलते थे भोजक, ग्राम भोजक। और ग्राम भोजक एक ही परिवार, ये क्या होता था? ये वंशानुगत होते थे। ये पद क्या होता था? जैसे किसी के पिता अगर भोजक है तो उसके बेटे भोजक हुए, फिर उसके बेटे भोजक हुए। तो ये पूरा सिलसिला
वंशवार चलता रहता था। अब सवाल पैदा ये होता है कि इनके पास क्या पावर थी, ये करते क्या थे भोजक। भोजक क्या करते थे, भोजकों के पास भोजक एक तो सबसे गांव का सबसे बड़ा जमींदार होता था भोजक, उसके पास सबसे ज्यादा जमीन होती थी, सबसे बड़ा भूस्वामी होता था, और इनकी जमीन पर इनके दास और मजदूर काम करते थे, दास और मजदूर काम करते थे। इसके अतिरिक्त प्रभावशाली होने के कारण प्राय राजा क्या करते थे, राजा भी इनको ही कर वसूली का काम दे देते थे, क्योंकि प्रभावशाली लोग होते थे और ये इन सब चीजों से वाकिफ थे, तो इनको टैक्स वसूलने का काम भी दे दिया जाता था। और ये न्यायाधीश का भी काम करते थे और पुलिस का भी काम करते थे। तो भोजक के कौन कौन से काम हुए, भोजक कौन होता था, भोजक होता था गांव का मुखिया, प्रधान, और वो सबसे बड़ा जमींदार होता था, भूस्वामी होता था। और उसके काम क्या थे, न्याय के काम थे, उसके टैक्स कलेक्शन के काम थे और पुलिस के काम थे, वो पुलिस के काम भी करता था। तो लठैत रखता था वो अपने पास, अगर ज्यादा बोले तो लाठी लगते थे, तो इसलिए उसका दबदबा होता था। वो गांव का जो होता है ना एक दबंग, वो गांव का दबंग था, उसी के पास पुलिस पावर है, उसी के पास वही जज है, वही पुलिस है और वही कलेक्टर है, सारी पावर उसी के पास है। तो आप समझ करो कितनी पावर होती होगी उस आदमी के पास। तो अब ग्राम भोजकों के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक भी होते थे जिन्हें कहते थे गृहपति। अब देखो ये गृहपति कौन होते थे, सामान्य कृषकों को कहा जाता था गृहपति। इसमें ये छोटे किसान होते थे। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे स्त्री पुरुष थे जिनके पास अपनी जमीन नहीं होती थी, जो भूमिहीन होते थे, और इनमें दास और कर्मकार आते थे, वे दास और कर्मकार, जिन्हें दूसरों की जमीन पर काम करके अपनी आजीविका चलाने पड़ते थे। आपने देखा कि जो छोटे हैं, जो छोटे किसान हैं उन्होंने तो कहा गृहपति, और जो बड़े किसान हैं उनके यहाँ पर काम करते थे दास और मजदूर, जो भूमिहीन थे, और ये कहलाते थे दास और कर्मकार, जिन्हें दूसरों की जमीन पर काम करना होता था। अधिकांश गांवों में, आप देखो गांव में आपको सामाजिक स्तर भी दिखाई दे रहा है कि सामाजिक स्तर में भी क्या अंतर था। अधिकांश गांव में लोहार, कुम्हार, बढ़ई, बुनकर जैसे कुछ शिल्पकार भी होते थे। तो गांव में छोटे किसान हैं, बड़े किसान हैं, भूमिहीन मजदूर है, कुम्हार है, बढ़ई या शिल्पकार भी है। ठीक, अब जो प्राचीन, इसमें एक बॉक्स में दिया गया है प्राचीनतम तमिल रचनाएं। अब देखिए संगम, एक चीज मैं आपको बताऊं कि जो साउथ है, साउथ में कवियों का एक बहुत बड़ा संगम होता था, मतलब कवियों का एक सम्मेलन होता था, जिसमें वो जो वहाँ के चोल, चेर, पांडे जो राजा थे, उनके मदुरई में ये पहला संगम हुआ था, और ये सारे के सारे इन्होंने उनका बखान किया है, और वो उसमें इसको, इस पूरे काव्य सम्मेलन को इन्होंने कहा है क्या, संगम। तो ये इसको हम इसी आधार पर संगम काल भी कह देते हैं। ठीक है, तमिल की प्राचीन रचनाओं को संगम साहित्य कहते हैं, और जो यहाँ पर रचनाएं हुई उसको संगम साहित्य कहेंगे। इनकी रचना करीब 2300 साल पहले देखी गई। इन्हें संगम इसलिए कहा क्योंकि मदुरै के कवियों के सम्मेलन में इनका संकलन किया जाता था। गांव में रहने वालों के जिन तमिल नामों का उल्लेख यहाँ पर किया गया है वे संगम साहित्य में पाए गए हैं। जो अभी आपने देखा विलल्ला, ठीक, गडसियार, ये सब कहाँ है, संगम साहित्यों से निकाले गए नाम है। नगर, अब ये तो हो गई गांव की बात, अब आती है नगर की बात। क्या कहती है कहानियां, यात्रा, विवरण, मूर्तिकलाएं और पुरातत्व। अब देखिए स्रोत है, हमें कोई भी चीज जाननी है तो उसके लिए स्रोत चाहिए। अभी गांव के बारे में हमने जाना, तो गांव के बारे में स्रोत क्या था, गांव के बारे में भी स्रोत थे संगम साहित्य। आपको साउथ के बारे में पता चला। नॉर्थ में भी आपने देखा बहुत सारे अभिलेख हैं जिसमें इन सब चीजों का वो किया गया है, बहुत सारे साहित्यिक स्रोत हैं, बहुत सारे पुरातात्विक स्रोत हैं। ऐसे ही नगर में आप देखिए, नगर में क्या है, यात्रा वृत्तांत, जो विदेशी यात्री घूमने आते थे वे अपने वृत्तांत लिखते थे, एक तो वो स्रोत हो गया। एक उस समय क्या कहानियां प्रचलित थी, जैसे पंचतंत्र की कहानियां हैं, इन सब चीजों में आप ये सब चीजें जान सकते हैं कि उस समय का समाज कैसा था, उस समय लोग रहते कैसे थे, उनकी संस्कृतियां कैसे थी। दूसरा मूर्ति कलाएं, कैसे मूर्तियां, आपने देखा बहुत सारी मूर्तियां जो मिली हैं, मथुरा शैली,
नागर शैली मंदिर, सॉरी ये तो मंदिर हुए, मथुरा शैली की मूर्तियां, गंधार शैली की मूर्तियां आपने देखी, अलग अलग शैली की मूर्तियां। और पुरातत्व के आधार पर आप देखेंगे कि ये नगरों के बारे में बताएंगे। तुमने जातकों के बारे में सुना है, ये वो कहानियां हैं जो आम लोगों में प्रचलित थी। जातक वे कहानियां हैं जो बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा लिखी गई थी और बताई गई थी। ठीक है, बौद्ध भिक्षुओं ने इसका संकलन किया। यहाँ एक जातक कथा दी गई है जिसमें बताया गया है कि एक निर्धन किस तरह से धीरे धीरे अमीर बन जाता है। एक जातक कहानी है, उसमें बताया गया है एक आदमी है बुद्धिमत्ता से वो कैसे अमीर बन जाता है। ये भी तो उसमें क्या है, उस समय की सामाजिक, व्यापारिक, आर्थिक सारी गतिविधियों के बारे में आपको इसमें पता चलेगा। और ये पता चलेगा कि लोग उस समय क्या रहते थे और किस तरीके के काम करते थे। इसके बाद आप आते हैं सीधा प्राचीन नगरों के जीवन में के बारे में हमें कुछ अन्य स्रोतों से भी पता चलता है। शहरों, गांवों या फिर जंगलों के जीवन से जुड़ी घटनाओं को मूर्तिकार कलात्मक ढंग से प्रस्तुत करते हैं। ठीक, अब वो कैसे कलात्मक ढंग से प्रस्तुत करते हैं? इन मूर्तियों को ऐसी इमारतों की रेलिंग, खंभों, प्रवेश द्वारों पर सजाया जाता है जहां लोग आते थे। देखिए क्या हुआ, कैसे पता चलता है हमें मूर्तियों से उस समय की जीवन शैली का? हमें पता चलता है कि उन खंभों पर कुछ मूर्तियां बनी हैं, जैसे पंचतंत्र की कहानियां, जैसे कौवे की और लोमड़ी की जो कहानियां हैं वो उकेरी गई है। तो लोग जहां आते जाते थे वहां पर खंभों पर, दीवारों पर, अभिलेखों पर ये सब कहानियां उकेरी जाती थी। और इससे भी हमें बहुत कुछ पता चलता है उस समय के दौर के बारे में। अब जैसे ये है आपका जो वल्लयकूप है, ये वल्लयकूप क्या है? एक ऐसा कूप था जहां पर वेस्टेज पानी को इकट्ठा किया जाता था। ये पानी निकालने वाला नहीं है, यहाँ पर वेस्टेज पानी को इकट्ठा किया जाता है। और ये देखिए इसका डिजाइन किस तरीके से है, इसका डिजाइन वलयाकार है। ठीक, दूसरा इसमें ये देखिए, ये सांची स्तूप की जो मूर्तियां हैं, ये सांची स्तूप की मूर्तियां हैं। आप इसमें देखें कि सांची स्तूप की मूर्तियों में आप ये देखेंगे कि ये कितनी कलात्मक ढंग से उकेरी गई है। और इसको जब सूक्ष्म रूप से हम इसका अध्ययन करते हैं, जब सूक्ष्म रूप से हम इसका अध्ययन करते हैं तो हम देखते हैं कि ये कुछ कहानियां बयान करते हैं। ठीक, अब कोई किसी में बुद्ध ने हाथी को रोका, एक पागल हाथी को बुद्ध ने रोका, इस टाइप की कहानियां आपको इन अभिलेखों में देखने को मिल जाएगी। ये कहाँ है? सांची के स्तूप पर बना दिया है ना, ये वहां के खंभों पर बना दिए। इस टाइप से जो कलात्मक ढंग है उससे भी कहानियों को बताया गया है। तो अच्छा, ऊपर चित्र में देख रहे हैं अनेक शहरों में वल्लयकूप मिले। ये वल्लयकूप गुसलखाने, नाले, कूड़ेदानों के लिए प्रयुक्त होते थे। प्राय ये वल्लयकूप लोगों के घरों में होते थे। अब मैंने बता दिया कूड़ादान था, वेस्टेज पानी यहाँ पे इकट्ठा होता था। महलों, बाजारों या आम घरों के अवशेष बहुत कम मिले हैं। अधिकतर तो लकड़ियों के होते थे, तो उनके अवशेष बहुत कम मिलेंगे। संभवतः लकड़ी, मिट्टी, कच्ची ईंटों और छप्पर के बने होने के कारण ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाए और इसलिए भविष्य पुरातत्वविद इनको खोज नहीं पाए, ये नष्ट हो गए प्राय। लेकिन जो पत्थर पर उकेरे गए वो अभी भी आपको मिलते हैं और पुरातत्वविद उन्हीं के आधार पर, उन्हीं को स्रोत बनाते हैं, इतिहास का निर्माण करते हैं। प्राचीन शहरों के बारे में वहां गए नाविकों, यात्रियों के विवरण द्वारा भी पता चलता है। ऐसा एक विस्तृत विवरण किसी अज्ञात यूनानी नाविक का है। जिन अब यह है बेरीगाजा। बेरीगाजा जो है भरूच का यूनानी नाम है और ये एक बंदरगाह है। और इस बंदरगाह पर हमने देखा क्या कि यहाँ पर जो ये है राजा, ये क्या करते थे? राजा के द्वारा नियुक्त कुशल और अनुभवी स्थानीय मछुआरे ही यहाँ जहाज ला सकते थे। बेरीगाजा में शराब, तांबा, टीन, सीसा, मूंगा, पुखराज, कपड़े, सोने और चांदी के सिक्कों का आयात होता था। ये प्री में क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है। प्री के लिए मैं इसको इंपॉर्टेंट ही कहूंगा। और इंपॉर्टेंट मैं इसलिए कहूंगा क्योंकि बेरीगाजा बहुत इंपॉर्टेंट बंदरगाह था उस समय का, जिसको भड़ोच बोलते हैं, आज का जो भड़ोच है। शराब, वहां से आयात क्या क्या होता था? शराब, तांबा, टीन, सीसा, मूंगा, पुखराज, कपड़े, सोने और चांदी के सिक्कों का आयात होता था। ठीक, हिमालय की जड़ी बूटी, हाथी दांत, गोमेद, कॉर्नेलियन, सूती कपड़ा, रेशम, इत्र यहां से निर्यात होता था। तो आयात होने वाली वस्तुएं और निर्यात होने वाली वस्तुएं बिल्कुल पूछी जाती है कि ये
कौन से बंदरगाह से संबंधित हैं, आयात वाली भी और निर्यात वाली भी। राजा के लिए व्यापारी विशेष उपहार लाते थे, इसमें चांदी के बर्तन, गायक, किशोर, सुंदर औरतें, अच्छी शराब और उत्कृष्ट महीन कपड़े, ये राजाओं को उपहार दिए जाते थे। अब आप ये देखिए कि जब राजा उपहार लेता था तो वो टैक्स के अलावा उपहार भी उसको मिलते थे। और अब देखें, अच्छा, एक होते थे आहत सिक्के। उस समय जो मौद्रीकरण हुआ, नगरीकरण हुआ, नगरीकरण के बाद मौद्रीकरण हुआ, और मौद्रीकरण में क्या ऐसे सिक्के थे, वे आहत सिक्के चलते थे। ये आहत सिक्के क्या होते थे, ये बेढंगे सिक्के होते थे। मतलब इस पर कोई चीज जो है बहुत ही ऐसे होते थे जैसे कोई चीज, बस जैसे ये सिक्का है, अब इस पे तो पूरा का पूरा वो है। लेकिन आहत सिक्के के बारे में आप देखें कि ये आयताकार भी हो सकते थे, वर्गाकार भी हो सकते, गोल भी हो सकते थे, और धातु की चादर को काट कर, जैसे किसी धातु को काट कर बस ऐसे बना दिया। जैसे सपोज करो चांदी का सिक्का है, तो चांदी की चादर को काट दो और वो सिक्का के रूप में हो गया। लो जी, एक गोला है और एक गोला है और ये एक सिक्का हो गया, या चकोर है, लो जी एक सिक्का हो गया। वो थे आहत सिक्के। ठीक, इन सिक्कों पर कुछ लिखा हुआ नहीं था, बल्कि इन पर कुछ चिन्ह यानी कि ठप्पे लगाए जाते थे। इन पर ठप्पे लगाए थे, इसलिए आहत सिक्के कहलाए। ये सिक्के उपमहाद्वीप के लगभग अधिकांश हिस्सों में पाए जाते थे और ईसा की आरंभिक सदियों तक ये प्रचलन में रहे। लेकर छठी शताब्दी से लेकर ईसा की प्रथम सदियों तक आहत सिक्के चलते रहे। लेकिन जैसे ग्रीक यूनानी आते हैं तो सिक्कों में परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। क्या है सिक्के, जो सिक्के हैं, सिक्कों के आधार पर संपत्ति का मूल्यांकन आपने उस कहानी में देखा जो जातक में है कि वो कैसे धनवान बनता है आदमी। पुरातत्वविदों को इस युग के हजारों सिक्के मिले। सबसे पुराने आज सिक्के थे जो करीब 500 साल चले। इसका चित्र नीचे दिया गया है। चांदी या तांबे के सिक्कों पर विभिन्न आकृतियों को आहत कर बनाए जाने के कारण इसको आहत सिक्के कहते हैं। देखो ये बिल्कुल एक ठप्पा सा लगा है, ये देखो आप, ये यहाँ पर बिल्कुल एक ठप्पा सा लगा है, और इस ठप्पे को आप देखें, देखो ये है, ये एक ठप्पा लगा है, ये जगह जगह मोहर का ठप्पा लग गया। ये तो आधा ही है, ये आधा है, जहां पर बस ये एक पूरा है, बाकी सब आधे आधे से है। और एक जैसे कोई माप है इसका, ये गोलाकार है कैसे, ये देखो पूरा गोलाकार है क्या, ये पूरा गोलाकार तो है नहीं, ऐसे लगता है जैसे काट दिया। ये भी देखो पूरा गोलाकार नहीं है। ठीक, तो ये थे आहत सिक्के। कई बार पूछा जाता है आहत सिक्कों के बारे में भी कि ये कब से कब तक चले। ये चले हैं बुद्ध काल से लेकर और ईसा की पहली सदी तक। अब आगे बढ़ते हैं। विनिमय के अन्य साधन भी थे। अब विनिमय के साधन थे, जैसे सपोज करो हमने क्या किया, आप चीजें खरीदते हैं, पैसे देकर चीजें खरीदते हैं। ये पैसा क्या कीमत रखता है, ये पैसा सिर्फ ये कीमत रखता है कि आपको वचन देती है सरकार कि भाई आपको हम इतने पैसे देने के लिए कटिबद्ध है। ठीक, अब ये एक भरोसे पर चलता है, सांकेतिक मुद्रा है ये। लेकिन उस समय क्या होता था, जैसे सिक्के तो चलते ही थे, साथ में जो गरीब लोग थे, जो गांव में लोग रहते थे, वो अपने उत्पादन के आधार पर भी विनिमय प्रणाली, जैसे मैंने आपको गेहूं दिए और आपसे चावल ले लिए, मैंने आपको चावल दिए और आपसे दाल खरीद ली, मुझे ये मूर्ति खरीदनी है तो मैंने उसको 1 क्विंटल गेहूं दिए, तो उसकी कीमत आंक ली जाती है कि भाई 1 क्विंटल गेहूं में ये होगा और इतने वजन के गेहूं में या चावल में ये आपको चीजें मिलेंगी। तो उसको कहते थे विनिमय प्रणाली। ये एक उसमें कविता है, उसमें आप देख सकते हैं कि नमक को कैसे वो करता है। अब नगर में और क्या गतिविधियां थी, नगर में और भी गतिविधियां चलती थी, व्यापार चलते थे। क्या चलते थे, अब जैसे मथुरा है, मथुरा की लोकेशन आप देखें तो अगर हम इंडिया के मैप को देखें, अगर हम इंडिया के मैप को देखें अगर हम इंडिया के मैप को देखें तो हम देखते हैं क्या कि हमें जो ये सब चीजें हैं, ये जब पता चलता है कि भाई क्या, कि मान लिया सपोज करो ये है, और ये सपोज करो इंडिया का मैप है, और इसमें यहां से शुरू करते हैं, ये यहां से शुरू करते हैं,
ठीक। और आप देखते हैं कि एक रास्ता तो आपको यहाँ से आकर मिलता है, और ये सपोज करो मथुरा है, ये दक्षिणापथ है, जो आपका आज का भी जीटी रोड है, ये है उत्तरापथ, उत्तरापथ। और यहाँ पर है एक दक्षिण में रास्ता जाता है, इसको कहते हैं दक्षिण पथ, दक्षिणापथ। तो ये जो मथुरा है, मथुरा की लोकेशन इतनी क्रूशल थी कि मथुरा में उत्तरापथ और दक्षिणापथ दोनों आकर मिलते थे, और ये सिल्क रूट से होकर जाता था। ये अफगानिस्तान में, ये अफगानिस्तान यानी काबुल से लेकर ये अफगानिस्तान तक जाता था, और ये सिल्क रूट, ये हो गई आपकी सिल्क रूट, जो उस समय एशिया और यूरोप के बीच व्यापार का सबसे बड़ा रूट होता था। और ये माना जाता था कि जो भी इस रूट पर अपना अधिकार रखेगा वो बहुत अमीर होगा। जैसे कुषाणों, कुषाणों के समय इस पे बहुत बहुत बड़ा कुषाणों का इसका कंट्रोल था। तो व्यापार पर भी, जो यूरोप और एशिया के बीच व्यापार थे, खासतौर से चीन और यूरोप के बीच जो व्यापार थे, उसका कंट्रोल कुषाणों के पास था। ठीक। तो उन्होंने बहुत ज्यादा धन कमाया और उनको बहुत ज्यादा उन्नति हुई। तो ये जो मथुरा है, मथुरा उत्तरापथ और दक्षिणापथ दोनों पर केंद्रित था। यहाँ 2500 साल से भी ज्यादा समय से एक महत्वपूर्ण नगर रहा, क्योंकि यह यातायात और व्यापार के दो मुख्य रास्तों पर स्थित था। दो मुख्य रास्ते कौन से? उत्तरापथ और दक्षिणापथ। इनमें से एक रास्ता उत्तर पश्चिम से पूर्व की ओर और दूसरा रास्ता उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाला था। जो उत्तर पश्चिम से और पूर्व की ओर जाता है ये उत्तरापथ है, और जो उत्तर से दक्षिण की ओर जाता है दक्षिण। शहर के चारों ओर किलाबंदी थी, बहुत महत्वपूर्ण शहर था। इसमें अनेक मंदिर थे। आसपास के किसान और पशुपालक शहर में रहने वालों के लिए भोजन जुटाते थे, और मथुरा बेहतरीन मूर्ति बनाने का केंद्र था। और इस प्रकार की मूर्ति बनी हुई एक अलग ही शैली थी, और इसको बोलते थे मथुरा शैली। ठीक। और भारत में अधिकतर मथुरा शैली की मूर्तियां ही प्राप्त हुई हैं। लगभग 2000 साल पहले मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी थी। और ये आपने देखा कि ये कुषाण, एक तो इनकी राजधानी थी पुरुषपुर यानी कि पेशावर आज का, जो पाकिस्तान में है, और दूसरी थी मथुरा, जो कि भारत में है, आज के उत्तर प्रदेश में। कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी। इसके बारे में हम अगले अध्याय में पढ़े। मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी रहा। ठीक। बौद्ध विहार, जैन मंदिर, कृष्ण भक्ति, तो ये बौद्धों का भी, जैनियों का भी और भागवत धर्म वालों का भी, तीनों का ही धार्मिक केंद्र भी रहा, व्यापारिक केंद्र भी रहा, और आपने देखा कि ये कुषाणों की राजधानी भी रहा। ठीक। और इसमें आप देखेंगे कि ये इसकी प्राइम लोकेशन है, इसकी बहुत अच्छी लोकेशन है। ये कौन से मिलन स्थल पर? उत्तरापथ और दक्षिणापथ। जो आज आपकी जीटी रोड है वो वही उत्तरापथ है। ये जो आज हमारी जीटी रोड है, जो पंजाब से लेकर और बंगाल तक है, और जिसको कहते हैं शेरशाह सूरी ने बनवाया, ठीक, उससे पहले ये आज से नहीं बल्कि इसका इतिहास जब से है, जब से सिल्क रूट है, जब से मगध है। ठीक। यानी कि आज से 2500 साल पहले से इसका इतिहास है। तो ये नहीं कह सकते कि ये जीटी रोड ग्रांड ट्रंक रोड है, ये पहले उत्तरापथ हुआ करता था। ठीक है। और इसमें हम आगे बढ़ते हैं तो मथुरा की आपने देखी। मथुरा में प्रस्तर खंड और मूर्तियों पर अनेक अभिलेख मिले। आमतौर पर ये संक्षिप्त अभिलेख है जो स्त्रियों और पुरुषों द्वारा मठों या मंदिरों में दिए जाने वाले दान का उल्लेख करते हैं। प्राय शहर के राजा, रानी, अधिकारी, व्यापारी, शिल्पकार इस प्रकार के दान करते थे। उदाहरण के लिए मथुरा के अभिलेख में सुनार, लोहार, बुनकरों, टोकरी बुनने वालों, माला बनाने वालों और इत्र बनाने वालों के उल्लेख हैं। तो ये आपको जो उल्लेख मिलते हैं सारे के सारे, ये कहाँ मिलते हैं? ये आपको मिलते हैं मथुरा में। और मथुरा में क्या है? मथुरा में क्या है? प्रस्तर खंडों और मूर्तियों पर अनेक अभिलेख मिले हैं। ठीक। वे लोग क्या थे? उन अभिलेखों में वे क्या दर्ज कराते थे कि उन्होंने कितना दान दिया है, ठीक है, और किस किस श्रेणी के लोगों ने दिया है, किन किन लोगों ने दान दिया है, बस इतना था। शिल्प और शिल्पकार। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि शिल्प तथा शिल्पकार। अब शिल्प और शिल्पकारों में देखा, आपने देखा शहर में क्या था? मूर्तिकला का विकास हुआ, जिसमें मथुरा का तो बहुत बड़ा नाम है, जहां पर जैन, और ये दूसरी राजधानी भी थी कुषाणों की। ये क्वेश्चन भी आ सकता, आया हुआ है। मथुरा शैली की मूर्तियां बहुत फेमस थी। वहां पर बौद्ध, जैन और भागवत धर्म तीनों के धार्मिक केंद्र था।
ठीक है। और व्यापारिक रूप से कितना उन्नत था आप समझते हो, उत्तरापथ और दक्षिणापथ का मिलन बिंदु भी था। उत्तरापथ जो कि सिल्क रूट से मिलता था अफगानिस्तान में जाकर। उत्तरी काले चमकी पात्र, अब देखिए ये क्या है कि उस समय जो पात्र होते थे, देखा आपने पहले भी देखे, पात्रों के आधार पर भी कालों का निर्णय लिया जाता है कि किस काल में किस कौन से पात्र अधिक मिले हैं। यानी कि जो स्रोत हैं वो हमें जो पुरातात्विक स्रोत में आते हैं, और ये कौन से काल में एक अमूमन आम पात्र थे। तो इस काल में जो आपको मिलते हैं वो मिलते हैं उत्तरी काले चमकदार पात्र और या बर्तन। इस पात्र के आधार पर भी कह सकते हैं कि NBPW पीरियड, ठीक है। ये कठोर चाक निर्मित धातु की तरह दिखने वाले चमकदार काली सतह वाले पात्र होते थे। इनमें जो सतह थी वो बहुत चमकदार और काली थी। इसे बनाने के लिए कुम्हार मिट्टी के बर्तनों को भट्टों पर उच्च तापमान पर रखते थे। परिणाम स्वरूप इन बर्तनों की बाहरी सतह काली हो जाती थी और इस पर एक पतली सी काली लेप चढ़ाते थे जो बर्तन को शीशे की तरह चमकते थे, ठीक। पुरस्थलों में शिल्पों के नमूने मिले हैं। इनमें मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन मिले हैं जिन्हें उत्तरी काले चमक वाले पात्र यानी मृत भांड कहा जाता है, ठीक। क्योंकि ये ज्यादातर उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में थे इसलिए उत्तरी कहा इनको। ध्यान रहे कि अन्य दूसरे शिल्पों के अवशेष नहीं बचे होंगे। जैसा कि विभिन्न ग्रंथों में पता चलता है कि कपड़ों का उत्पादन बहुत महत्वपूर्ण था। सूती कपड़ों का तो निर्यात करता था भारत। कहां से आपने देखा, भड़ोच से, भरूच। उत्तर में वाराणसी, दक्षिण में मदुरै इसके प्रसिद्ध केंद्र थे, किसके, कपड़ों के उत्पादन के। और यहाँ स्त्री पुरुष दोनों काम करते थे। ये सामाजिक स्थिति भी है कि स्त्री और पुरुष दोनों ही काम करते थे। दूसरा, अनेक शिल्पकार तथा व्यापारी अपने अपने संघ बनाने लगे थे। अब देखिए, अब जैसे लोहार है वो अपना संघ बनाएगा, ठीक। जैसे बर्तन बनाने वाले कुम्हार है वो उनका अलग संघ होगा। जैसे सुनार है उनका अपना संघ होगा। तो हर शिल्पकार या वे थे जो अपने संघ बनाते थे, शिल्पकार और व्यापारी, जिन्हें क्या कहते थे, श्रेणी। और आज भी अगर आप देखें व्यापारी को सेठ जी कह देते हैं और वो सेठ जी का उद्भव श्रेणी से ही माना जाता है। शिल्पकारों की श्रेणियों का काम प्रशिक्षण देना। इनका काम क्या था, प्रशिक्षण देना, कच्चा माल उपलब्ध कराना और तैयार माल का वितरण करना। जो आज भी आप देख सकते हैं कि बहुत सारी चीजें होती हैं जो सरकार काम करती है। क्या करती है भाई, शिल्पकारों को कच्चा माल उपलब्ध कराना, उनको लिए मार्केट प्रोवाइड कराना, उनकी सारी सुविधाओं का ध्यान रखना और उसके एवज में वो उससे टैक्स लेते थे। तो ऐसे ही यहाँ पर श्रेणियां भी यही काम करती थी। उनको ट्रेनिंग देती थी, उनके लिए कच्चा माल बनवाती थी और क्या करती थी, उन्हें तैयार माल का वितरण भी करती थी। जबकि व्यापारियों की श्रेणी व्यापार का संचालन करती थी। अब व्यापारियों की श्रेणी क्या करती थी, व्यापार का संचालन। यहां से क्वेश्चन आ सकता है, इसको ध्यान से सुनना। श्रेणियां बैंकों के रूप में भी काम करती थी। अब जिसको पैसा चाहिए, मान लिया सपोज करो किसी के पास पैसा नहीं है और उसको कच्चा माल लेना है और उसको पैसा चाहिए, तो वो क्या करते थे, पैसा देते थे और उस पैसे को ब्याज जो आता था उससे उनकी श्रेणियों का जो संचालन होता था वो होता था। साथ में मंदिरों में जो व्यवस्था बनती थी वो होती थी। वो सारे के सारे जो बैंक थे बैंकों के काम करते थे और लोग वहां पर, जहां लोग पैसे जमा रखते थे, इस धन का निवेश लाभ के लिए किया जाता था, जिससे मिले लाभ का कुछ हिस्सा जमा करने वाले को लौटा दिया जाता था या फिर मठ आदि धार्मिक संस्थानों को दे दिया जाता था। अब क्या हुआ कि पैसा जमा किया, पैसा जमा करने के बाद क्या हुआ, उस पर आपको लाभ मिला, डिविडेंड मिला और डिविडेंड आपको दे दिया, ठीक, जैसे शेयर मार्केट में होता है। फिर उसके बाद क्या हुआ, कुछ लोग धार्मिक अनुष्ठानों में देते थे। जैसे सपोज करो किसी मंदिर का रख रखाव करना है, किसी मठ का रख रखाव करना है, चैत्य विहारियों को दान देना है, तो वो सब भी यहाँ से हो जाता था व्यापारियों की श्रेणी से। अब सूत काटने वाले और बुनने वाले के कुछ नियम थे, वो इसमें बताया गया है। और अरिकामेडू एक बंदरगाह, एक शहर है जहाँ पर यूनानी चीजें मिली है। और ये 2200 से 1900 साल पहले अरिकामेडू एक पत्तन था और यहाँ दूर दूर से आए जहाजों से सामान उतारे जाते थे। अब दूर दूर से कहाँ से, यूरोप से ही अधिकतर यहाँ पर आते थे, खासतौर से रोम व्यापार।
रोम व्यापार का ये बहुत बड़ा केंद्र बन गया था और ये पत्तन था अरिकामेडो। और वहां से क्या हुआ, जो एक संभवतः एक ईंट का ढांचा भी मिला है यहाँ पर, और इससे अनुमान लगाया जाता है कि संभवतः गोदाम रहा होगा। यहाँ भूमध्य सागरीय क्षेत्र के एम्फोरा जैसे पात्र मिले हैं, इसमें शराब या तेल जैसे तरल पदार्थ मिलते थे। अब ये एम्फोरा कहाँ मिलते थे, ये मिलते थे यूरोप में भूमध्य सागरीय क्षेत्र में, और ये मिल रहे हैं यहाँ पर अरिकामेडो में। तो इसका मतलब इनका व्यापारिक कनेक्शन रहा है। और ये पूछा जा सकता है एम्फोरा क्या था, एम्फोरा किस लिए प्रयोग किया जाता था, ये प्री का क्वेश्चन है। इसमें दोनों तरफ से पकड़ने के लिए हत्थे होते थे, और साथ ही इस यहाँ अरेटाइन जैसे मोहर लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिले हैं। इन्हें इटली के एक शहर के नाम पर एरेटाइन पात्र के नाम से जाना जाता है। इसे मोहर लगे सांचे पर गीली चिकनी मिट्टी को दबाकर बनाया जाता था। अब आपने देखा एरोफोरा और एरेटाइन, ये कहां से मिले हैं, ये मिले हैं अरिकामेडो से। और आगे ये देखिए, ये ऐसे बर्तन भी मिले हैं जिनका डिजाइन तो रोम का था, परंतु ये बनाए यहीं गए थे। यहाँ रोमन लैंप, शीशे के बर्तन और रत्न भी मिले हैं। यानी कि जो रोम के चीजें हैं वो आपको अरिकामेडो में मिलते हैं। अरिकामेडो एक पत्तन था और वहां पर ये मिलते हैं। साथ ही छोटे छोटे कुंड मिले हैं जो संभवतः कपड़े की रंगाई के पात्र रहे होंगे। यहाँ पर शीशे और अर्ध बहुमूल्य पत्थरों से मन के बनाने के पर्याप्त साक्ष्य मिले हैं। ये देखिए, ये चित्र है, इसमें अभिलेखित मिट्टी के बर्तन, कई बर्तनों पर ब्राह्मी लिपि में अभिलेख मिले हैं। प्रारंभ में तमिल भाषा के लिए इसी लिपि का प्रयोग किया जाता था, और इसे तमिल ब्राह्मी लिपि भी कहा जाता है। ये जो आपको दिख रहा है ये ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ है, और तमिल में ये मिले हैं ब्राह्मी लिपि, यानी कि भाषा तमिल थी, लिपि ब्राह्मी थी, तो इसलिए तमिल लिपि भी इसको कहा जाने लगा। अब ये रोम है, रोम का जो दिखाया गया है इसमें ये है एक्वाडक्ट, एक्वाडक्ट दिखाया गया है। आप इसमें एक बार देख ले। जब गंगा के मैदान में शहर बस रहे थे तब क्या था, यूरोप में भी एक शहर था रोम। रोम बहुत बड़े साम्राज्य की राजधानी था। यह यूरोप, उत्तरी अफ्रीका, और इसका साम्राज्य कहां तक फैला था, यूरोप, उत्तरी अफ्रीका और पश्चिम एशिया तक। जो रोम साम्राज्य था ये बहुत बड़ा साम्राज्य था, और इसका फैलाव कहां तक था, ये यूरोप, उत्तरी अफ्रीका और पश्चिम एशिया तक फैला साम्राज्य था। इसके सबसे महत्वपूर्ण शासकों में थे एक ऑगस्टस ने करीब 2000 साल पहले इसमें शासन किया। उसने कहा था कि रोम ईंटों का शहर था जिसे मैंने संगमरमर का बनाया। ठीक, ऑगस्टस और उसके बाद के शासकों ने कई मंदिर और महल भी बनवाए। ऑगस्टस ने बड़े बड़े रंगमंडल, एम्फी थिएटर बनवाए। इनमें चारों तरफ दर्शकों को बैठने की एक सीढ़ी नुमा जगह मिलती थी। आपने सबने ग्लेडिएटर मूवी देखी होगी, तो ग्लेडिएटर मूवी में आप देखना वो स्टेडियम, वो बिल्कुल रोम स्टाइल में स्टेडियम था। हालांकि उसकी शूटिंग हैदराबाद में हुई थी, लेकिन फिर भी उसको बिल्कुल रोम की तरह ही दिखाया गया है। यहाँ लोग विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम देख सकते थे। स्नानागार भी बनवाए जहाँ स्त्री पुरुष अलग अलग समय पर निर्धारित थे उनके, और एक दूसरे से, यहाँ लोग एक दूसरे से मिलते थे और आराम करते थे। बड़े बड़े जलवाह सेतु, एक्वाडक्ट के जरिए शहर के स्नानागार, फवारे, गुसल खानों के लिए पानी लाया जाता था। ये हैं वे एक्वाडक्ट जो शहरों में पानी का सप्लाई करता था। ठीक है, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। इसके क्वेश्चन, तमिल में बड़े भूस्वामी को क्या कहते थे, विल्लाल। ठीक, ग्राम भोजकों की जमीन पर प्राय किसके द्वारा खेती होती थी, दास के और जो मजदूर थे और उनके द्वारा। तमिल के हलवाहे, अधिकांश गृहपति, ये ग्राम भोजक के काम, ये शक्तिशाली, ये सब आपने इस चैप्टर में पढ़ा है। इन क्वेश्चन को भी हल कर दीजिएगा तो आपको बहुत सारे फायदा मिलेगा। और बाकी हमने इसको किया है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर करते हैं, और नेक्स्ट चैप्टर होगा हमारा चैप्टर 9 हिस्ट्री का।